Dear students of BSc final year, first of all, I welcome you all as you are promoted to third year from second year. In third year, the first paper of botany, which is of ecology and phytogeography, जिसे हम आप सामान्य भाषा में कहेंगे पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन. I will take the entire paper of ecology, biodiversity and phytogeography. मैं इसकी शुरुआत करूँगा इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझने से कि हम इकोलॉजी किससे कहते हैं, इकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, इकोलॉजी का में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, या कहें कि इसकी रेंज क्या है, इकोलॉजिकल स्टडीज़ की रेंज क्या है. इन सब चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे और आज का मेरा जो लेक्चर है इन्हीं चीज़ों पर फोकस्ड रहेगा. जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इकोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ग्रीक शब्दों से मिलके बना हुआ है, इकोस एंड लोगस. इकोस का मतलब है होम और लोगस का मतलब है स्टडी. कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी जीव का उसके क्षेत्र में अध्ययन, साथ में पर्यावरण से उसका क्या संबंध है और किस प्रकार से पर्यावरण किसी भी जीव के जीवन को प्रभावित करता है, यही मूल आधार है इकोलॉजी का. या अपन कहें in very simple definition, ecology is the scientific study of interactions between organism and their environment. Organism means living being, right from the single cell organism to multicellular organism, from a bacteria to a complex animal, a fungi, a algae, a plant, invertebrate or vertebrate, all kinds of organisms, how their survival, their growth, their reproduction is affected by the external environment. So this interaction is the basis of ecological studies. The another definition of ecology is, and it is very beautiful definition, it is the study of all type of interactions among all type of organism in all type of environment. कहने का मतलब है इस डेफिनेशन का से आप ये समझ सकते हैं कि दिए गए क्षेत्र में हियर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम इकोलॉजी में हम जिन जीवों का अध्ययन कर रहे हैं वो जीव कहाँ रहते हैं, दैट इज इकोस, होम इज इम्पॉर्टेंट. तो वो क्षेत्र छोटा भी हो सकता है, तो वो क्षेत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है. हो सकता है कि एक छोटा सा किचन गार्डन, मतलब आपके घर के अंदर छोटा सा गार्डन है, उसको हम किचन गार्डन कहते हैं. उस किचन गार्डन को में भी हम इकोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं, वहाँ का भी अपना एक पर्यावरणीय विज्ञान है. तो वो पर्यावरणीय विज्ञान एक बड़ा सा एक पृथ्वी भी हो सकती है, पूरी पृथ्वी को हम एक साथ स्टडी करें जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पर भी अपन इसको ले सकते हैं. तो जैसे का मतलब है कि आपके एक किचन गार्डन है, तो उस किचन गार्डन के अंदर आपने सब्जियां बो रखी है, उसमें घास हो सकते हैं, उसमें फूल वाले पेड़ हो सकते हैं, बड़े या छोटे पेड़ पौधे हो सकते हैं. मिट्टी के अंदर कई प्रकार के जीव हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, इन्वर्टिब्रेट केंचुए हो सकते हैं. तो आप देखोगे कि एक छोटी सी जगह में कितने विभिन्न प्रकार के जीव हैं. कई सारे जीव तो हम उनको देख ही नहीं पाते अपने आँखों से, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो वो आपस में एक दूसरे से निर्भर है. मान लिया घास है तो घास है तो घास पर हो सकता है कि एक फूल है तो फूल के ऊपर एक तितली हो सकती है, एक पेड़ है तो उस पर एक छोटा सा कोई कीट पतंगा हो सकता है, कोई चिड़िया हो सकती है, तो वो अपना उससे भोजन ग्रहण कर रही है. और कैसे बाहर का एनवायरनमेंट, मतलब उसके आसपास का वातावरण, मतलब वहाँ पे प्रकाश कितना है, वहाँ पर वायु में आर्द्रता कितनी है,
पानी कितने मात्रा में अवेलेबल है, उसको क्या पर्याप्त मात्रा के अंदर लवण मीन्स न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, भाई उसको सोडियम मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फॉस्फोरस मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ें, ये जो उसका बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में सभी चीज़ आ गई। उसके एनवायरनमेंट में अजैविक वस्तुएं भी आएगी तो जैविक तत्व भी आएंगे। तो किसी भी जीव के बाह्य वातावरण, जिसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं, इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो वो किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि वह जीव बाह्य वातावरण को भी प्रभावित करेगा अपने द्वारा, या बाह्य वातावरण भी उसको प्रभावित करेगा। तो ये जो चीज है और उस इंटरेक्शन से क्या चेंजेस आ रहे हैं, यही हमें इकोलॉजी में स्टडी करना होता है। सो इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स and abiotic components of the nature. Biotic components means the living components, and the abiotic components means the non-living components. They may be chemicals, they may be physical factors like temperature, light, water, nutrients of the nature. So here environment is important, and you must understand the concept of environment. Environment means everything outside an organism. Here, because if we in upcoming slides we will study about the range of ecology. Being a student of biology, we should know that a cell, which is the smallest, or it is the smallest unit of life, सेल आल्सो वी कैन आल्सो, हम सेल को समझ सकते हैं कि सेल के बाह्य वातावरण क्या है और आंतरिक वातावरण क्या है। तो हम यहाँ पे एक जीव को एक यूनिट ले मान के चल रहे हैं, उस जीव के, क्योंकि जीव एक छोटी इकाई है। इकोलॉजी में जीव के अंदर का अध्ययन नहीं किया जा रहा है, इकोलॉजी में जीव के बिहेवियरल एस्पेक्ट और उस जीव के बाह्य एनवायरनमेंट में क्या प्रभाव, क्या चीज़ें हो रही है, उसका अध्ययन करते हैं। हम इकोलॉजी में कभी स्टडी नहीं करेंगे भी उसकी एनाटॉमी क्या है, हम उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं या क्या मेटाबॉलिकल चेंजेस हो रहे हैं। इट इज नॉट पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी एट ऑल। द बिहेवियर इज ऑल्सो द बिहेवियर। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी चीज से, अगर किस पर्यावरण का उस जीव पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो वो जीव किस तरीके से उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ इकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एनिमल है, तो एनिमल कोई ऐसा एनिमल है हर्बीवोर है, मान लिया कोई हिरण अगर कोई घास खा रहा है और उसे लगता है कि उसको कोई शिकारी उस पर नज़र रखे हुए हैं और उसका शिकार करना चाहता है, तो वो अपने व्यवहार में तुरंत परिवर्तन लाएगा। हो सकता है कि वो उससे बचने के लिए तेज दौड़ेगा, या वो शिकारी अपने अंदर कोई चेंज ऐसा लेके आए कि वो तेज भागे और उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो दोनों के केसेस के अंदर इसको हम बिहेवियरल एस्पेक्ट कह रहे हैं। बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है वह इकोलॉजी का ही पार्ट है। तो यहाँ एनवायरनमेंट के बारे में समझाया गया है। एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर, द टर्म एनवायरनमेंट एटाइमोलॉजिकली मीन्स द सराउंडिंग, मतलब आपके आसपास की चीज़। दस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, जो कि किसी जीव के चारों ओर होता है। एनी एक्सटर्नल फोर्स, सब्सटेंस और कंडीशंस which surround and affect the life of an organism in any way become a factor of its environment। तो कोई भी तत्कारक, कोई भी चीज जो किसी जीव को प्रभावित करती है, जैसे मान लिया कि एकदम से कोई जीव किसी जगह पर है और वह आराम कर रहा है फॉर एग्जांपल, और एकदम से कुछ तेज हवा चल गई या किसी झाड़ियों में आग लग गई या तेजी से बारिश हो गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया या शिकारी आ गए, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ है तो वो उसको प्रभावित करेगी और वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। सो इन सब चीज़ों को हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं या इकोलॉजिकल फैक्टर्स कहें, और इन इकोलॉजिकल फैक्टर्स को फिर हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड कर सकते हैं। लिविंग मतलब बायोटिक एंड नॉन लिविंग मीन्स एबायोटिक। तो ये जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि जीव को
प्रभावित करते हैं। प्रभावित करना है मतलब ये कि हमेशा ये नहीं कि नेगेटिव सेंस में, प्रभावित करने का मतलब है कि कैसे वो उसको उसके अंदर चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये फैक्टर्स उसकी वृद्धि के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके रिप्रोडक्शन के लिए किस हद तक, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। तो 4 फैक्टर्स में हम इनको डिवाइड करते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स को। पहला आ गया क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिन्हें हम एरियल फैक्टर्स भी कहते हैं। दूसरा टोपोग्राफिक फैक्टर्स, या जिसको हम फिजियोग्राफिक फैक्टर्स भी कहते हैं। तीसरा इडेफिक फैक्टर्स, और चौथा है बायोटिक फैक्टर्स। अब पहला, दूसरा और तीसरा जो है क्लाइमेटिक है, या जो टोपोग्राफिक है, या जो इडेफिक फैक्टर्स हैं, उन्हें आप एबायोटिक फैक्टर्स कह सकते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता वायु के अंदर, और जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है, किसी गैसेस, विभिन्न प्रकार की गैसेस और उसमें जो धूल के कण हैं, उन्हीं से मिलकर एटमॉस्फेयर बना होता है। तो ये प्रभावित करते हैं, हर जीव को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लिया अगर टेम्परेचर किसी जगह का कोई प्लांट है फॉर एग्जांपल, वो आराम से 20-30 डिग्री टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है, और सडनली किसी उस जगह टेम्परेचर एकदम 40 डिग्री या 45 डिग्री हो जाए, तो क्यों फर्क पड़ेगा? वो हो सकता है उसकी पत्तियां जल जाए, तो ये प्रभाव हुआ उसका। अतिवृष्टि हो जाए या अगर अल्पवृष्टि हो तो भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें प्रभावित करती है जीवों को। टोपोग्राफिक, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं ये पृथ्वी की फिजिकल फॉर्मेशन जो है, फिजिकल फैक्टर्स की तरह अपन को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये टोपोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें चूँकि एल्टीट्यूड है, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन्स एंड वैलीज है, स्टिफनेस एंड एक्सपोजर ऑफ स्लोप, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एल्टीट्यूड्स, अगर आप बिल्कुल लो लैंड पर हो और एकदम से आप एक माउंटेन रेंज पर जाते हैं, तो आप काफ़ी फ़र्क पाते हैं। जो आपको लगता है कि जैसे आप हिल स्टेशन की बात करें, तो हिल स्टेशन में सामान्यतः आप ये जानते हैं कि वहाँ पे ठंडा इलाका होता है, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती जो कि लो लैंड्स पर होती। तो ऑब्वियसली देयर इज डिफरेंस ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तो इनका प्रभाव सीधा रहता ही है। आप हायर एल्टीट्यूड्स पर आपको वेजिटेशन डिफरेंट मिलेगी, लो लैंड्स पर आपको वेजिटेशन डिफरेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि टोपोग्राफी के कारण क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी वेरी करते हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन्स एंड वैलीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मान लिया कि अगर किसी माउंटेन रेंज का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ है, कोई हो सकता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हो, तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है तो उनके लिए उनको सनरेज एक डिफरेंट टाइप की इंटेंसिटी की मिलेगी, और जो साउथ टू वेस्ट डायरेक्शन में जो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन की जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको सनलाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट काइंड की मिलेगी। इसी का कारण क्या है कि जब जो विंड्स होती हैं, विंड्स का भी एक सेट पैटर्न होता है, उनका डायरेक्शन होता है। तो किस डायरेक्शन में विंड बह रही है, किस डायरेक्शन में बारिश हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो है टोपोग्राफी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एडेपिक फैक्टर deals with the formation of soil, its physical and chemical properties and details of related aspect. Soil is very important. अगर हम बात करें इकोलॉजी की, या इकोलॉजी में ही अपन पढ़ेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी, तो इकोसिस्टम इकोलॉजी का बुनियाद, किसी भी इकोसिस्टम का जो बुनियाद है, बेस है, अब उसका बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि इकोसिस्टम में क्या है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों से मिलकर के इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो जब हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो हर कंपोनेंट, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, या फिर डीकम्पोजर, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। बट फिर भी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या है, उस इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी को उस फॉर्म में लेके आ रहे हैं ताकि दूसरे कंपोनेंट्स, खास करके डीकम्पोजर्स और ये जो आपके कंज्यूमर्स है, वो ले सकें। अगर एक भी कंपोनेंट प्रभावित होता है तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है, या इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा उस जगह का। तो और जब प्लांट्स की बात आती है तो प्लांट्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपका जो ले रहे हैं वो क्या लेंगे? देखो, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे? या तो वो वायुमंडल से लेंगे, दैट इज एटमॉस्फेयर से, या वो जलमंडल से लेंगे, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, या फिर वो लेंगे आपके टेरेस्ट्रियल एरिया से, लिथोस्फीयर से लेंगे।
तो सॉइल और लिथोस्फीयर का मेन पार्ट क्या है? सॉइल। सॉइल में विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, जो नाइट्रोजन है वो भी आपको अमोनिया या नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल से ही मिलती है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो विभिन्न मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, कितने प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो आपको सॉइल से मिलते हैं। तो इसलिए सॉइल की प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, खाद क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, पीएच क्या है, उसकी फिजिकल फॉर्म क्या है, तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है या इकोसिस्टम के लिए बात करें। जैसे बायोटिक फैक्टर्स, क्योंकि बायोटिक फैक्टर्स मीन्स सारे लिविंग कंपोनेंट्स, हर लिविंग ऐसा कोई भी इकोसिस्टम ऐसा नहीं होगा जहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको हम, जो एक जैसा दिखता हो, जिसको हम एक स्पीसीज कहेंगे। कभी भी स्पीसीज आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, और स्पीसीज तो एक बहुत बड़ा एक कैटेगरी हो गई है ना। स्पीसीज मीन्स individuals which belongs to same species share common gene pool. They freely interbreed in nature and produces viable fertile offspring. So if two individual organisms which can freely interbreed in nature and can produce viable and fertile offspring, means they are member of same species. Now species are found in small groups which are known as populations. Population means group of individuals of same kind, same type, same species. तो जहाँ तक बायोटिक फैक्टर है, तो कभी हमेशा एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स दूसरे स्पीसीज के इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करते हैं। अगर अपन मानव की, हम ह्यूमंस की बात करें, तो अब हम अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहे हैं? ज़्यादातर हम कुछ कई सारी पॉपुलेशन जो होती है वो शाकाहारी भी हैं, तो कई मांसाहारी भी है। तो जैसे शाकाहारी जीवों की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो वो क्या पेड़ पत्तों से ही अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, फसलों से अपना भोजन बनाते हैं, करते हैं। तो अगर ये नहीं होंगी तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारा इंटरेक्शन है, तो हर जीव का एक दूसरे जीव से इंटरेक्शन होता है। तो इसलिए बायोटिक फैक्टर्स भी बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है। अब बात यह आती है कि इकोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट है, ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि हम जैव विज्ञान के अंदर, बायोलॉजी के अंदर दे हैव डिफरेंट स्ट्रीम्स। साइटोलॉजी इज देयर, सेल बायोलॉजी इज देयर, जेनेटिक्स इज देयर, हिस्टोलॉजी इज देयर, morphological studies are there, physiology is there, molecular biology, biochemistry, there are different streams. So just like these streams, ecology is also a stream of life sciences, but it is more broader as compared to the other streams. तो हम इस स्लाइड के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इकोलॉजी में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे और कहाँ इसकी रेंज क्या है, इसकी सीमा क्या है। तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर इन यूनिवर्स, जिसका कि हम एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें पृथ्वी भी उसका एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक पार्ट है। तो ये यूनिवर्स जो है वो किसका बना हुआ है? मैटर का, पदार्थ। और ये जो पदार्थ हैं ये अलग अलग तत्व के रूप में होते हैं। जो मैटर इज व्हाट? एनीथिंग विच हैज़ ए स्पेस एंड मास, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। जिसके पास मास है या वो अपने एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, हम उसको मैटर कहते हैं। और इन्हीं पदार्थों से इस सृष्टि के अंदर सब चीज़ों का निर्माण हुआ है, चाहे वो जैविक तत्व हो चाहे अजैविक तत्व, सब इन्हीं पदार्थों से बने हैं। और इन पदार्थों को हम अलग अलग तत्वों के रूप में जानते हैं, या जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कई सारे 110 या उससे अधिक एलिमेंट्स पृथ्वी पर मौजूद हैं, है ना। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। तो ये सब एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स से सभी चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब इसमें बात करें सबसे छोटा जो अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें मैटर की, तो सबसे मैटर का, पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्ट जो है हम उसे एटम कहते हैं। हालांकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी कई सारी चीज़ें आ गई हैं। एटम्स के अंदर जो सब पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं,
है ना। ये मिल करके एक एटम का निर्माण करते हैं। हो सकता है वो कार्बन एटम हो सकता है वो हाइड्रोजन का एटम हो सकता है वो ऑक्सीजन का हो या कि कोई और एटम हो। ये एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे मान लिया कि 2 ऑक्सीजन एटम मिल करके बनाया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या हो सकता है कि एक एटम तो हाइड्रोजन का है और एक एटम है ऑक्सीजन का, तो 2 हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम ने मिलकर बना दिया H2O, तो H2O एक मॉलिक्यूल हो गया, हम उसे वाटर मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। पर हम चूंकि लाइफ साइंसेस की बात करेंगे तो हम इन मॉलिक्यूल्स को कहना चाहेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। नाउ बायोमॉलिक्यूल्स, for example, there are 4 different kinds of biomolecules in living system: carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid। यही तो 4 बड़े बायोमॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरियल सेल हो, छोटा सा जीव हो, या अपने जैसा मानव जैसा कॉम्प्लेक्स एनिमल हो, सबके अंदर यही 4 प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स होंगे। अब जैसे आप बात करो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट इज मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर कौन कौन सा किन किन एटम्स का बना हुआ है, कार्बन एटम्स इसके अंदर है, हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन एटम्स है। तो एटम से बड़ा हुआ बायोमॉलिक्यूल्स। फिर विभिन्न प्रकार के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो क्या बनाएंगे, एक कोशिका का निर्माण करेंगे। तो उस हायर ऑर्डर क्या आ गया, सेल्स। तो अब कोई भी सेल हो तो सेल के अंदर प्रोटीन भी होगा, उस सेल में न्यूक्लिक एसिड भी होगा, उस सेल के अंदर लिपिड्स भी होंगे और कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे। तो इन्होंने निर्माण किया सेल्स का। कई सारी सेल, एक प्रकार की सेल जिनका उद्गम सिमिलर, जिनका ओरिजिन सिमिलर टाइप है और जिनका शेप एक जैसा, जिनका फंक्शन सिमिलर हो, तो वो टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं। और टिश्यूज़, कई सारे टिश्यूज़, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब जैसे बात करी बायोमॉलिक्यूल्स की, तो बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी के लिए हम साइंस में किस में स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं कि इन बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन बायोमॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन बायोमॉलिक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, ये सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसी तरह से जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन बायोमॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन से या उन बायोमॉलिक्यूल्स को जब तोड़ते हैं तो एनर्जी पर्सपेक्टिव उस पर देखा जाता है कि क्या एनर्जी के अंदर चेंजेस आ रहा है सेल के अंदर, तो वो सब बायोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। अगर हम सेल की स्टडी करेंगे तो सेल की स्टडी, हम उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं, फंक्शन की स्टडी कर सकते हैं, हम ये सेल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। टिश्यूज़ की जहाँ तक बात आती है तो हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी के अंदर, चाहे आप प्लांट टिश्यूज़ की बात करें, चाहे आप एनिमल टिश्यूज़ की बात करें। पर टिश्यू से हायर ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्गन्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, तो प्लांट्स के अंदर लीफ एक ऑर्गन है, फ्लावर एक ऑर्गन है, शूट एक ऑर्गन है, रूट एक ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन किन किन टिश्यूज़ के बने हुए, अलग टिश्यूज़ के बने हुए। जैसे जाइलम टिश्यू हो गया, फ्लोएम टिश्यू हो गया, पेरेन्काइमेटस टिश्यू हो गया, इन टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। इस तरह से एनिमल्स में भी अलग अलग ऑर्गन्स है, बिल्कुल। स्टमक है, ब्रेन है, लिवर है, स्प्लिन है, किडनी है, तो दे आर डिफरेंट ऑर्गन्स। तो टिश्यूज और ऑर्गन्स की हम स्टडी क्या करेंगे, किस में करेंगे, ऑर्गन्स और उनके फंक्शन की स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। और ऑर्गन से हायर ऑर्डर आएगा ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे इसमें स्लाइड में नहीं है, तो ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, तो ये अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम अलग ऑर्गन्स का बना है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें ईसोफेगस, आपके स्टमक है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये सब मिलकर के आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम की स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। और किसी भी, अब जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर 2 ऑर्गन सिस्टम होंगे, एक तो हो गया शूट सिस्टम और एक हो गया रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या है, डिफरेंट ऑर्गन कौन से हो गए, एक तो स्टेम, एक हो गई फ्लावर, एक हो गई लीफ। और रूट सिस्टम में क्या हो गए, रूट और उसकी लेटरल ब्रांचेस। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म का हायर ऑर्डर है फिर पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन का हायर ऑर्डर है कम्युनिटी, और कम्युनिटी का हायर ऑर्डर है इकोसिस्टम। जैसे हम बात करें, अब इकोलॉजी की रेंज आप नोट करें, ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होकर के ऊपर तक जा रही है। जैसे ऑर्गेनिज्म क्या है, एक पूरा जीव। और ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी में। और ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी को हम साधारण भाषा में
बिहेवियरल इकोलॉजी भी कहते हैं। और बिहेवियरल इकोलॉजी में हम उस ऑर्गेनिज्म के, उस जीव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। वह जीव क्या कर रहा है, वह जीव क्या करता है, वो क्या खा रहा है, क्या खाता है, वह कैसे दूसरी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, उस इकोसिस्टम की या उस की पारिस्थितिकी तंत्र की किन किन चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, कैसे कर रहा है, या कैसे किन किन जीवों को प्रभावित कर रहा है, या खुद की प्रजाति के जीवों को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, या दूसरे स्पीसीज को किस तरह से इफेक्ट करता है। ये सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, जिसे बिहेवियरल इकोलॉजी भी कहते हैं। और ख़ास तौर पर ये एनिमल्स के रेस्पेक्ट में ज़्यादा इसका एनिमल्स के संदर्भ में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। इसको एनिमल बिहेवियर भी कहा जाता है या साधारण भाषा में, और इसका अध्ययन हम इथोलॉजी में करते हैं। तो एनिमल बिहेवियर में कई सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। तो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म से फिर ज़्यादा जस्ट ऊपर का जो लेवल आता है वो होता है पॉपुलेशन। द हायर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टडी हम करेंगे तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। Now what is population? Population is a group of individuals living in a closed area, in a common area, sharing common gene pool and affected by more or less similar type of environmental conditions, and each individual has easy access to reproduce or to mate with the other individual of the same population. तो population एक ही प्रजाति के का समूह है जो एक जगह पर रह रहा है और लगभग समान प्रकार की एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पर है, और आपस में आसानी से वो इंटरब्रीड कर सके, तो उस समूह को हम कहते हैं पॉपुलेशन, क्योंकि वो एक प्रजाति का है। जैसे आपने कहा, हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल कि समझने के लिए, जैसे आपने कहा कि पैंथर पॉपुलेशन, तो पैंथर पॉपुलेशन ऑफ एक सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले ली, हो सकता है उसके अंदर 10 या 20 पैंथर हो, पर उस पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक एरिया है, उसके अंदर 20 पैंथर है, तो वो एक पैंथर की पॉपुलेशन कहलाएगी। अब आप आसानी, उनका एनवायरनमेंट सिमिलर है, सीता माता में मोर और लेस समान प्रकार के एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, और वो आसानी से एक दूसरे से इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। बट एक मैं ये कहूँ कि पैंथर पॉपुलेशन ऑफ हिमालय, तो वो भी वहाँ पे भी हिमालय में भी रहने वाला जो पैंथर है वो भी एक पॉपुलेशन है, बट ओवरऑल सब एक ही स्पीसीज है। तो स्पीसीज जो है वो उनके छोटे छोटे समूह में इंडिविजुअल्स उपस्थित हो सकते हैं अलग जगह में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है कि स्पीसीज और पॉपुलेशन का जो गैप है उसको आपको समझना होगा। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन पे फोकस करते हैं, उस छोटे समूह पे फोकस करते हैं, उसमें हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन की साइज क्या है, घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन की साइज को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब उसकी साइज आने वाले समय में बढ़ेगी घटेगी, मतलब रिप्रोडक्शन रेट, मॉर्टेलिटी अधिक होगी या नेटलिटी अधिक होगी। पॉपुलेशन की एज स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक फीचर्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, पॉपुलेशन की विभिन्न प्रकार की जो लाइफ स्ट्रेटजीज हैं उनका अध्ययन इसमें हम पॉपुलेशन में करते हैं, सर्वाइवरशिप कर्व का अध्ययन किया जाता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ मॉडल किस प्रकार का है, ये सब चीज़ें हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हायर ऑर्डर आता है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी मतलब किसी क्षेत्र की कम्युनिटी का मतलब कि उस क्षेत्र में समस्त जो जीव पाए जाते हैं या किसी दिए गए क्षेत्र का समस्त जैविक घटक उस क्षेत्र की कम्युनिटी कहलाती है। जैसे मान लिया कि सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कम्युनिटी, हम सिर्फ कम्युनिटी की बात करें तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाली सारे जीव उस क्षेत्र की कम्युनिटी कहलाएंगे। फर्दर हम आगे स्पेसिफाई कर सकते हैं भाई प्लांट कम्युनिटी मतलब हम सिर्फ प्लांट की बात करेंगे, एनिमल कम्युनिटी मतलब हम सिर्फ एनिमल की बात करेंगे। तो जहाँ तक कम्युनिटी की बात है तो उस क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी ये समस्त प्रकार के जो जीव हैं उनको हम कहते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में एक तरह से देखा जाए तो कई विभिन्न प्रकार के पॉपुलेशंस उसका पार्ट हो गए। जैसे हो सकता है कि उस सेंचुरी के अंदर या उस वन क्षेत्र के अंदर पैंथर भी हैं, गाय भी हैं, चीतल भी है, सांबर भी है, हिरण भी हैं, खरगोश भी हैं, तो इन सब के समूह हैं, इन सब की पॉपुलेशंस हैं।
उसके अंदर नीम के पेड़ भी होंगे और भी दूसरे पेड़, कई सारे पेड़ होंगे। सागवान है तो सागवान ट्री की पॉपुलेशन होगी अपन, या आपने कहा कि नीम ट्री है, मैंगो ट्री है, जामुन का पेड़ है तो जामुन का कोई एक पेड़ तो होगा नहीं, कई सारे पेड़ हो सकते हैं आसपास में, तो वो पूरी एक पॉपुलेशन है। तो अलग अलग पॉपुलेशंस का जो समूह एक क्षेत्र में है और जहाँ जहाँ की वातावरणीय कंडीशन लगभग समान है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। और इस कम्युनिटी की स्टडी को हम कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। और कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर हम कम्युनिटी के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं कि कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, कम्युनिटी कम्युनिटी के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो पॉपुलेशंस हैं या अलग अलग प्रजाति के जो जीव हैं उनके मध्य इंटरेक्शन कैसा है, ये भी बहुत बड़ा कम्युनिटी इकोलॉजी का पार्ट है। इंटरेक्शन मतलब क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब ऐसा इंटरेक्शन जिससे दोनों को लाभ हो या किसी एक को लाभ हो या एक को नुकसान हो। इंटरेक्शन से हो सकता है एक को, दोनों को नुकसान हो सकता है, जैसे पॉजिटिव इंटरेक्शन या पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है, या पॉजिटिव जीरो टाइप का इंटरेक्शन या जीरो या नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। तो इन समस्त प्रकार के इंटरेक्शन जैसे कि कॉपरेशन है, अमेंसलिज्म है, पैरासिटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, एंटागोनिज्म है, ये सब चीज़ें हैं कम्युनिटी इंटरेक्शंस के तहत आती है। सिम्बायोसिस है, ये सब चीज़ें इसके तहत आती हैं। इसके साथ साथ हम इकोलॉजिकल निशे की बात करते हैं, इसके अंदर हम कम्युनिटी सक्सेशन की भी बात करेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर। फिर नेक्स्ट हायर ऑर्डर आता है कम्युनिटी से, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब उस क्षेत्र के अंदर जितने भी जो भी समस्त जीव हैं, जैविक घटक के साथ साथ हम अब फोकस करेंगे अजैविक तत्वों पे भी। तो लिविंग फैक्टर एज वेल एज नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ अ गिवन एरिया कॉन्स्टिट्यूट द इकोसिस्टम। जैसे माना है कि सीता माता वाइल्ड लाइफ का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो कि सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो इकोसिस्टम मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट देयर एज वेल एज ऑल द एबायोटिक फैक्टर्स, कि वहाँ पे मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, वहाँ पे पानी वाटर बॉडीज़ कितनी हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर में कि वहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं, वहाँ पे टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की एडेपिक कंडीशन कैसी है, और वहाँ की लिविंग कम्युनिटी तो है ही है, उसके साथ साथ इन चीज़ों का अध्ययन, और साथ में किस तरीके से जैविक तत्व और अजैविक तत्व आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यही उद्देश्य है इकोसिस्टम इकोलॉजी का। तो इकोसिस्टम का अध्ययन हम करते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है तो इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है। मान लिया एक छोटा सा गमला है तो गमला भी अपने आप में एक छोटा सा इकोसिस्टम है, उसके अंदर मिट्टी है, उसके मिट्टी के अंदर छोटे मोटे इंसेक्ट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, और भी कहें तो ये एक छोटा सा इकोसिस्टम भी है। एक छोटा सा मैंने बताया जैसे किचन गार्डन, एक एक्वेरियम है फिश का, वो एक छोटा इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम बहुत बड़े भी हो सकते हैं, और बहुत बड़े इकोसिस्टम जो बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया तक फैले हों। इकोसिस्टम में मतलब एक चीज़ है कि उनमें एक पर्यावरण की जो एनवायरनमेंट में जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो लगभग समान हो सकते हैं। जैसे मान लिया थार का रेगिस्तान, अब रेगिस्तान बहुत बड़ा है, कहाँ से कच्छ अपने गुजरात से लेकर के आप देखो कि जालौर वगैरह पूरा मारवाड़ बेल्ट होते होते आगे तक ये इतना लंबा चौड़ा एक थार। अब वहाँ पे क्या है कि एनवायरनमेंट कंडीशन लगभग समान है, कम वर्षा कम होती है, गर्मी खूब अधिक पड़ती है, तो इसको हमने कह दिया एक बायोम। तो बड़े इकोसिस्टम को हम बायोम कहते हैं। जैसे मान लिया हिमालय रीजन जो है, हिमालय तो ये अब एक बायोम हो गया, वेस्टर्न घाट्स ये एक बायोम हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये एक बड़े ये बायोम्स हो गए, आपके कॉनिफरस फॉरेस्ट जो कि लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम्स हो गए, इवन ओशंस ये एक बड़े बायोम हो गए। तो बायोम भी क्या है, लार्ज इकोसिस्टम्स है ना। और लगभग अगर पृथ्वी के सारे बायोम को हम मिला लें तो वो एक बायोस्फीयर कहलाएगा। बायोस्फीयर मीन्स अर्थ एंड ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर जो भी अजैविक तत्व हैं और जो जैविक तत्व हैं उनको हम कहेंगे बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर से ऊपर फिर सोलर सिस्टम आ गया, सोलर सिस्टम से फिर गैलेक्सी आ गई, गैलेक्सीज कई सारी गैलेक्सीज मिल करके फिर यूनिवर्स बनाते हैं। तो आप देखेंगे इकोलॉजी की रेंज जो आ रही है वो ऑर्गेनिज्म से लेकर के इकोसिस्टम तक आ रही है। तो बेसिकली 4 आप ब्रांचेस कह दें या 4 मेजर पार्ट हो गए इकोलॉजी का। एक तो हो गया ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी जो ऑर्गेनिज्म पे फोकस करेगी, जो उनके बिहेवियर पर फोकस करेगी। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो पॉपुलेशंस की स्टडी करेगी। इनमें हम एबायोटिक फैक्टर्स
पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। पॉपुलेशन की साइज और जो भी है बताया मैंने आपको, डेंसिटी है, उनका डिस्पर्शन पैटर्न है, उनकी डेमोग्राफिक फीचर्स है, उनकी लाइफ स्ट्रेटजीज किस प्रकार हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से उनकी ग्रोथ हो रही है। और कम्युनिटी इकोलॉजी में अलग अलग पॉपुलेशंस जो हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, और इकोसिस्टम इकोलॉजी में समस्त जीव और जो अजैविक तत्व हैं उनका आपस में किस तरह से इंटरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि इकोलॉजी की रेंज बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। सो हम जल्दी से देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म में जो द 4 मेजर रीम्स ऑफ इकोलॉजी। Organism ecology is concerned with the behavioral, physiological and morphological ways in which individual organisms meet the challenges posed by their abiotic environment. The distribution of organism is limited by the abiotic condition they can tolerate. In simple terms, I had already understand that means मैंने बताया है आपको कि ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी एक ऑर्गेनिज्म पर फोकस करती है एंड इट फोकस मेनली ऑन the behavioral aspect of the organism. In population ecology, the population is a group of individuals of same species living in a particular geographical area. Population ecology concentrates mainly on factors that affect population size and composition. Community ecology, a community consists of all the organisms that inhabit a particular area. It is an assemblage of populations of different species. Community ecology focuses on the study of interactions among organisms such as predation, competition, etc. And ecosystem ecology, an ecosystem includes all the abiotic factors in addition to the community of species that exist in certain area. And ecosystem ecology mainly concerned with the energy flow and mineral recycling among various biotic and abiotic components. तो इन चीज़ों को मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और जैसे इकोसिस्टम इकोलॉजी को यहाँ डायग्राम से भी समझाया गया है कि इकोसिस्टम के अंदर 2 बड़े कंपोनेंट्स हो गए, एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स होगा और एक एबायोटिक कंपोनेंट्स होगा। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को भी हम 3 मुख्य भागों में डिवाइड करेंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो, चाहे उनको एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जलमंडल, थल मंडल जो भी है, स्थल मंडल हो गया, और या आपका जो वायुमंडल हो गया। अब जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन वो किस के माध्यम से हो रहा है, एक तो ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस तरीके से फ्लो करते हैं। और कोई भी इकोसिस्टम हो उसका ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज द सन। और प्रोड्यूसर्स जो कि हम ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मर, प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट्स। पौधे क्या करेंगे, सूर्य की रोशनी को उन अपने भोजन के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब सूर्य की जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं, या इसलिए हम उसको कह रहे हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और वह रासायनिक ऊर्जा जो उनके भोजन के रूप, जो उनके कार्बोहाइड्रेट से आए, जो प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड, जो तत्व जो उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर अपना बनाया है, उन्हीं मैटर पे बाकी दूसरे जीव जंतु निर्भर करते हैं। तो फूड चेन के माध्यम से ये ऊर्जा एक लेवल से, ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है। ऊर्जा के साथ साथ अब ये जो एलिमेंट्स हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी है, ये आखिर आ कहाँ से रहे, अजैविक तत्व जो है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पुल से आ रहे हैं। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पुल क्या है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। यहाँ से वही तो कार्बन, जैसे CO2 इन्होंने एटमॉस्फेयर से लिया, तो कार्बन, ऑक्सीजन, इससे H2O जमीन से आ रहा है, नाइट्रोजन जमीन से आ रहा है, फास्फोरस जमीन से आ रहा है, सल्फर जमीन से आ रहा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सब जमीन से प्राप्त हो रहा है। तो ये न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो रेड जो लाइन है वो बता रही है ऊर्जा का प्रवाह, और जो ये वायलेट कलर की जो एरोज हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, किसी भी इकोसिस्टम की शुरुआत अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो यू विल फाइंड दैट द एनर्जी जो कि यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो करेगी, वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में जाएगी, कंज्यूमर से डिकम्पोजर में जाएगी, या प्रोड्यूसर्स की डेथ के बाद भी डिकम्पोजर्स
उस एनर्जी को ले सकते हैं, क्योंकि डिकम्पोजर का काम है डिकम्पोज करना। जैसे बैक्टीरिया, जैसे फंजाई जो हैं, ये जो भी मृत जीव हैं या जीव के जो पार्ट हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं। तो ऊर्जा जब भी फ्लो करेगी इकोसिस्टम में तो उसका ह्रास होता है, एनर्जी का हमेशा लॉस होगा इकोसिस्टम के अंदर, एनर्जी फ्लो। बट न्यूट्रिएंट्स आप देखोगे कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूर्ण से प्रोड्यूसर के पास गए, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से डिकम्पोजर वापस उन न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक न्यूट्रल पूर्ण में ले आते हैं। तो एक तरह से न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग होती है। न्यूट्रिएंट्स का कभी नुकसान इकोसिस्टम से नहीं होता। अगर किसी इकोसिस्टम से न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो रहा है तो इट मीन्स वो इकोसिस्टम के लिए एक खतरे की घंटी है और वो इकोसिस्टम की समाप्ति की ओर है। अगर इकोसिस्टम से अगर न्यूट्रिएंट्स का नुकसान होना चालू हो गया, लॉस स्टार्टिंग हो गया, तो धीरे धीरे वो इकोसिस्टम सर्वाइव या सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में जहाँ पर लॉस हो रहा है, एंड इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम जहाँ न्यूट्रिएंट्स का नुकसान नहीं होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी की डेफिनेशंस हमने स्टडी करी हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि इकोलॉजी की रेंज क्या है और जो 4 बड़ी जो पार्ट्स हैं इकोलॉजी के, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी, उनको हमने समझने का प्रयास किया है। आगे के लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।